गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। बेटा आपने वेक्टर्स के टॉपिक को पढ़ा है, वेक्टर्स को जाना है, वेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा। अब हम ये सीखेंगे कि वेक्टर्स के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। क्या वेक्टर्स की एडिशन सब्सट्रैक्शन अलग होती है कंपेयरिंग टू स्केलर्स? आंसर इज यस। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं आज 5 रुपीज़ देता हूँ और दूसरे पॉकेट में मैं आपको 10 रुपीज़ देता हूँ, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास? आप कहोगे सर 15 रुपीज़ हो गए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए ये आप हो, Q2 से प्यारे से ऐसे स्माइल करते हुए, मान लीजिए आप हो, मैंने कहा कि मैंने आपको 10 न्यूटन दिया इधर से और मैंने आपको दूसरे इंसान ने 5 न्यूटन दिया इधर से, तो क्या आपके पास टोटल 15 न्यूटन हो गया फोर्स? क्या आपके पास टोटल 15 न्यूटन हो गया फोर्स? क्या आपको 15 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा? नहीं क्यों सर? क्योंकि 10 न्यूटन इधर है, 5 इधर है, तो रिजल्ट जो आएगा आपको 5 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ महसूस होगा। ऐसा तो होता ही है, कोई इधर से धक्का दे रहा है, किसी और ने उधर से धक्का दे दिया, तो आप गिरोगे उस तरफ जिसने जोर से धक्का दिया होगा। मान लो ये वाला जोर से धक्का है, तो आप इसकी डायरेक्शन की तरफ गिरोगे। तो सर यहाँ पे भी 2 फोर्स लग रहे हैं, और जब मैं 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ दे रहा था वहाँ पे भी 2 रुपीज़, मतलब 2 टाइप के पैसे मिल रहे थे, एक बार 10 रुपीज़ और एक बार 5 रुपीज़। वहाँ तो टोटल 15 हो रहा था, पर बेटा यहाँ तो दोनों को मिला के 5 हो रहा है। देखो दोनों को नेट मिला के 5 हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ये फोर्स जो होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन से चेंज आता है। तो अब आपको ये सीखना है कि सर अगर कभी 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो, तो क्या मैं वो वाला तरीका जो मेरा स्केलर्स में काम करता है, क्या वही तरीका होगा? नहीं। क्या यहाँ 2 + 2 4 होता है? नहीं। यहाँ 2 + 2 4 भी हो सकता है, यहाँ 2 + 2 0 भी हो सकता है, यहाँ ऐसा होता है। तो सर कैसे पता चलेगा 2 + 2 कितना होगा यहाँ पे वेक्टर्स में? तो वो हम सीखेंगे। यही चीज़ आपको इस टॉपिक में सीखनी है। आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, दोनों वीडियोस में आप ये सीखोगे कि सर अगर एक वेक्टर और 2 वेक्टर दोनों को ऐड करना हो तो कैसे किया जाता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो कैसे किया जाता है। यही सब चीज़ें आप लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ओके गाइस, तो सबसे पहला तरीका जो यहाँ पे आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने ये सीखा था कि सर अगर एक वेक्टर है तो मैं उसे ग्राफ पे एरो से दिखा सकता हूँ। हाँ सर, अगर एक और वेक्टर है तो मैं उसे भी ग्राफ पे एरो से दिखा सकता हूँ। मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, आपको इन दोनों का जोड़ निकालना है, इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। ध्यान से समझिएगा, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जब दोनों के दोनों वेक्टर एक ही बॉडी पे लग रहे हों तो उसका असर निकालना हो, तो इसी को मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में रिजल्टेंट कहूँगा। ध्यान से समझना बच्चे, आगे से मेरे मुंह से आप बार बार रिजल्टेंट वेक्टर सुनोगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा है। तो बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मतलब होता है जरा समझ लेना। सर रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है जब एक बॉडी पे कोई एक से ज्यादा वेक्टर्स लग रहे हों तो उसका टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझो कि सर यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी रखी है, ये रही, एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ, मान लो ये F है, F1, ये इधर की तरफ लग रही है, एक फोर्स लग रही है इधर टेढ़ी, मान लीजिए ये F2 लग रही है। बताओ अगर 2 फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे, छोटी सी बॉडी पे, तो बताओ बॉडी इस तरफ जाएगी F1 की तरफ कि F2 की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी? क्या आपका मन ये कह रहा है सर ये तो बॉडी कहीं बीच में जाएगी? बताओ हाँ कि ना? सर इधर की भी फोर्स है और इधर की भी फोर्स है, तो बॉडी तो इन दोनों के बीच में कहीं जाएगी ना। तो बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक वेक्टर 2 वेक्टर जब दोनों को मिला के असर आएगा ना किसी बॉडी पे, तो भाई वो इनका और इनका मिला के कुछ नया ही आएगा। देखो बॉडी ना इसके में जा रही है ना इसके में जा रही है, तो अलग ही बीच में कहीं जा रही है ना। तो बेटा ये जिस डायरेक्शन में बीच में जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये वाली बीच वाली, इसी को कहा जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का नेट, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। समझ में आया रिजल्टेंट क्या होता है? आपने क्लासेस में कई बार सुना होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है आपको रिजल्टेंट की फील ही ना आती हो, ये रिजल्टेंट क्या चक्कर है यार।
तो रिजल्टेंट क्या है, एक बॉडी पे एक से ज्यादा वेक्टर्स लगे, उनका इकट्ठा असर जो दिखाई देता है वो रिजल्टेंट में दिखाई देता है। समझ में आया? अब इसकी वैल्यूज भी होती हैं, इसको बनाना भी होता है, तो ये कुछ लॉज हैं जिनके ऊपर ये चीज बेस्ड है, तो वो लॉज आपको पढ़ने हैं। पहले आप ऐसे ग्राफ में बना के देखेंगे। आज वाले लेक्चर में हम पहले ग्राफ पर बना के देखेंगे कि सर एक ग्राफ लें और ग्राफ पे रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आना चाहिए, आज हम उसको फील करके देखेंगे। आने वाले लेक्चर यानी कि कल वाले लेक्चर में हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो आज वाले लेक्चर में ग्राफ से सीखेंगे, कल वाले लेक्चर में इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम इसके अंदर, ग्राफ के अंदर जो लॉज आते हैं आपके, कि कुछ लॉज हैं जिन पे ग्राफ वाले काम करते हैं, उन लॉज को समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। आपके ग्राफिकल मेथड के अंदर 3 लॉज आते हैं। पहला लॉ ट्रायंगल लॉ, दूसरा लॉ पैरेललोग्राम लॉ, जो मैंने दोनों के दोनों लॉज आपके बोर्ड पे लिखे हैं। तीसरा लॉ आता है पॉलीगन लॉ। कब कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप कैसे सोचोगे मैं बताऊंगा ना, डोंट वरी, मैं बताता हूँ कब कौन सा लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। तो आप जरा मेरी बातें सुनिए। सर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ समझिए, अगर कोई दो वेक्टर, एक वेक्टर ए ये रहा और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ये रहा, मान लीजिए बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, इसे ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर ये रहा, कोई बी वेक्टर ये रहा, देखो दोनों के हेड एक दूसरे से टच नहीं हैं, एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर्स हैं और आपको ये निकालना है कि अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स किसी एक ही बॉडी पे लगा दिए जाएं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो दिखेगी कैसे, उसका आंसर क्या आएगा, उसका जो असर है वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। लेकिन ट्रायंगल लॉ लगाने की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि दोनों वेक्टर्स के अंदर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से हेड टू टेल जुड़ा होना चाहिए। हेड टू टेल मतलब ये है सर कि अगर ए वेक्टर ये है तो इसका हेड यहाँ पे है और बी वेक्टर है उसका हेड यहाँ पे है। अगर मुझे ये लॉ लगाना है तो ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल्स के अंदर, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, अगर मुझे ये लॉ लगाना है तो जो आपके दो वेक्टर्स हैं उनका एक का हेड दूसरे की टेल पे होना चाहिए, पर ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या हो गया, क्या याद है हमने एक चीज पढ़ी थी जिसे हम पैरेलल शिफ्ट कहते हैं? हाँ, क्या मैं इस बी वेक्टर की लंबाई को चेंज करे बगैर नीचे ला सकता हूँ? हाँ, क्या मैं इसकी लंबाई को चेंज करे बगैर और इसकी डायरेक्शन को चेंज करे बगैर क्या इधर इधर मूव कर सकता हूँ? हाँ, तो बेटा मैंने ऐसे ही किया, मैंने ए तो ऐसे कैसे ही बना लिया, ए वेक्टर तो ये रहा, लेकिन मैंने बी को पैरेलल शिफ्ट करके नीचे लाया और इधर शिफ्ट करके ऐसे ले आया, ये आपका बी है। बता कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर ए वेक्टर को ऊपर लिख देते हैं ऐसे करके और ये बी वेक्टर की मार्किंग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? हो सकता है ऐसा, हो गया ट्रायंगल लॉ का अगला सीन हो गया। अब आगे सुने, अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि सर दोनों वेक्टर्स एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ाओ, हो गया कंप्लीट। अब ये दो वेक्टर्स अगर एक बॉडी पे लग रहे हों तो इनका असर निकालने के लिए, असर देखने के लिए लॉ ये कहता है कि आप ऐसे समझो कि ये दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, तभी तो नाम है ट्रायंगल लॉ। आप ऐसे समझो कि किसी ट्रायंगल की ये दोनों की दोनों साइड्स हैं और उस ट्रायंगल की दो साइड्स आपके पास हैं, तीसरी साइड कंप्लीट कर दो। तीसरी साइड कंप्लीट करोगे तो क्या ये तीसरी साइड कंप्लीट हो जाएगी? ए बन गई। अब हुआ ना ट्रायंगल। अगर दो साइडें होती तो ट्रायंगल थोड़ी है। तो ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो आप पहले तो उसे हेड टू टेल जोड़ो, फिर आप ऐसे समझो कि ये ट्रायंगल की दो साइड्स हैं और तीसरी साइड आप बनाओ। जब आप तीसरी साइड बनाओगे तो डॉटेड 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 मैंने आपको अभी बना के दिखाई है। अच्छा सर, जब आप दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो वेक्टर आएगा। मतलब सर ऐसा है, अगर आपने मुझे 5 रुपये दिए और फिर 10 रुपये दिए, टोटल कितने हो गए? 15 मैंगो। 15 मैंगो? मजाक थोड़ी कर रहे हो भाई, 5 रुपये दिए 10 रुपये दिए तो 15 रुपये ही तो होंगे। सही बात है। तो एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, दूसरी लग रही है 15 न्यूटन की, किसी भी डायरेक्शन में जोड़ोगे तो रिजल्ट तो फोर्स ही आएगी। तो बेटा एक वेक्टर जोड़ रहे हो, दूसरा वेक्टर जोड़ रहे हो तो रिजल्ट भी तो वेक्टर होगा, और अगर रिजल्ट वेक्टर होगा तो बेटा वेक्टर के अंदर तो हेड जरूरी है। वेक्टर के अंदर ये पता होना जरूरी है कि हेड किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है। चलिए देखें सर, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, थर्ड साइड मैंने बना दी क्लोजिंग साइड लॉ के हिसाब से। अब लॉ एक और बात कहता है,
लॉ ये कहता है जब आप थर्ड साइड बना रहे हो तो उसका हेड ऐसे बनाना कि जिन डायरेक्शंस में आपकी साइड से चल रही हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आंसर आए। कहने का मतलब समझाता हूँ। देखो एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी। अगर मैं इसी सिस्टम में चलूँ, सर इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो क्या सिस्टम ये कहता है कि इधर से इधर आना? हाँ, पर वो लॉ ये कह रहा है कि आपको जब रिजल्टेंट बनाना हो तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। आप जब रिजल्ट बना रहे हो तो रिजल्ट बनाते हुए जिस डायरेक्शन में ट्रायंगल चल रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बनाओगे। ये जो ये निकल के आया है ना आपके पास, ये इतना बड़ा सा, यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सर इसकी वैल्यू कितनी है? बेटा वैल्यू तो कल वाले लेक्चर में सीख पाओगे वैल्यू कितनी है। हाँ, पर ग्राफ पे कैसा दिखेगा वो सामने है। क्या सच में अगर एक यहाँ पे बॉडी हो और उस पर इधर को फोर्स लगाई जाए और एक फोर्स इधर को लगाई जाए, आप कहो सर ये तो यहाँ पे लगाना है। बेटा फोर्स पैरेलल शिफ्ट हो सकती हैं। हाँ, अगर इस बॉडी पे एक फोर्स इधर को लगाऊं और एक फोर्स नीचे को लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो क्या बॉडी सच में बीच में को नहीं जाएगी? तो बेटा देखो बॉडी बीच में ही तो जा रही है। ग्राफ वाले मेथड में बस आपको ये पता चलता है कि अगर एक वेक्टर लग रहा है किसी डायरेक्शन में, दूसरा किसी और में लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो उसका असर आएगा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। बस ये देखो ग्राफ में पता चलेगा। कोई दिक्कत? आई थिंक आपको ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया होगा, है ना। थ्योरी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, थ्योरी मैं आपके यहाँ पे लिख के मार्क कर दूंगा। पर थ्योरी आप इसकी वीडियो को पॉज करना और ट्रायंगल लॉ की थ्योरी नोट डाउन कर लेना। पर थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसको फील करना। समझ गए? अच्छा एक और बात बता दूं, एग्जाम में ट्रायंगल लॉ बहुत कम आता है। सबसे ज़्यादा यूज होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है वो भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। पैरेललोग्राम लॉ भी समझते हैं। सर अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ को देखूं तो वो ये कह रहा है अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार आपको दो वेक्टर्स जो आपने लिए हैं ए एंड बी, अब की बार उन वेक्टर्स को ऐसे लेना है। ऐसे मतलब सर एक वेक्टर इस तरीके से लिया जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर को ऐसे रखना है कि अब की बार बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल एक साथ मिले। कहने का मतलब सर ये ए वेक्टर डाला है ना आपने, बी वेक्टर इस तरीके से होना चाहिए। कैसे? सर एक वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल इस तरीके से मिले। अब क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ है, तो अब की बार वो ये कहेगा कि ये जो दो वेक्टर्स आपके सामने हैं इनको पैरेललोग्राम का साइड समझिए। जैसे ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि जैसे ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि जो दो वेक्टर्स आपके सामने हैं उसे ट्रायंगल्स की साइड समझिए, पैरेललोग्राम लॉ ये कहेगा कि जो दो साइड्स आपके सामने हैं उसे पैरेललोग्राम की साइड समझिए। समझ लेते हैं। सर अगर ये पैरेललोग्राम की साइड हैं तो बाकी दो साइड आपको बनानी है, बनाते हैं। सर इस लाइन के पैरेलल, ये जो बी वेक्टर दिख रहा है इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, खींच दी। ये जो ये दिख रहा है ये इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, यहां से खींच दी। क्या अब आपको थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम दिख रहा है? आप कहोगे ये तो सर आपने पता नहीं क्या बना दिया, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। बेटा ये बोर्ड टेढ़ा है ना, इसी वजह से आपको लग रहा है। आप समझिएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एग्जैक्ट बन जाएगा। आप समझिए जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर ट्यूशन्स में पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं, है ना। तो देखो सर ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इसको दो पैरेललोग्राम की साइड समझो, इसके पैरेलल एक और इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दो। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये ना सर आप इसका डायगोनल निकालो। डायगोनल तो बेटा याद करो, एक डायगोनल तो ये होगा छोटू वाला, और क्या एक डायगोनल ये होगा बड़ू वाला, बड़ू वाला। देखो सर एक डायगोनल तो ये होता है छोटे वाला और एक डायगोनल ये है बड़े वाला। तो हम उस जिन दो डायरेक्शंस में आपके वेक्टर हैं उसी डायरेक्शन का डायगोनल देखें, उसी वाला डायरेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच का, ऐसे वाला। अब आपको सर ये भी तो डायगोनल ले सकते थे, नहीं ले सकते थे बेटा, क्योंकि आपके मन में से फील नहीं आ रहा कि एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स उधर को लग रही है, तो क्या बेटा बॉडी बीच में को नहीं जाएगी? हाँ, तो इसी वजह से बीच वाला लेना भाई। और ये जो डायगोनल है ना, ये बेटा यही आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। इसी वेक्टर को हम एक और नाम से क्या से जानेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। याद रखना, आगे से अगर मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मतलब यही है कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ के जो नया आया है वो उसकी बात कर रही आ रही है। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है तो देख जल्दी से।
कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। कहना क्या चाह रहा था बस, सर एक वेक्टर बनाओ दूसरा वेक्टर बनाओ, दोनों को टेल से जोड़ दो। जब आप टेल से टेल जोड़ दोगे तो पैरेललोग्राम पूरा कर लो। जब पैरेललोग्राम पूरा हो जाएगा तो जो उसका डायगोनल है ना उनके बीच वाला, वही आपको रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू देगा। नहीं आया समझ? आ गया होगा। पैरेललोग्राम लॉ भी बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। ये सारी चीज़ें ग्राफ में हो रही हैं। इस आर की वैल्यू कितनी आएगी सर? कल वाले लेक्चर में सीखेंगे। इस आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 10 कितनी भी आ सकती है ना, वो कितनी आएगी कल वाले लेक्चर में सीखेंगे, या एक और नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये तो ट्रायंगल लॉ की बात हो गई, पैरेललोग्राम लॉ की भी बात हो गई। अब एक और लॉ है आपकी दुनिया में जिस लॉ को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। पहली बात, पॉलीगन लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? 2 लॉज तो हो गए, अब क्या ज़िंदगी भर लॉज ही बनाते रहेंगे? नहीं, सुनो। ट्रायंगल लॉ क्या करके देता है, अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रही हैं या 2 वेक्टर लग रहे हैं, उनका रिजल्ट देगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कर रहा है कि अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रही हैं तो उनका रिजल्ट देगा, है ना। लेकिन अगर 2 की जगह 3 फोर्सेस लग जाएं तो क्या करें सर? ये तो दिक्कत है, यही दिक्कत है सर। अगर 2 की जगह 3 फोर्सेस लग जाएं तब क्या करें? 3 की जगह 4 फोर्सेस लग जाएं तब क्या करें? तब तो दिक्कत है। इसके लिए, क्योंकि अगर कभी 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों किसी बॉडी पे, उसके लिए अब आपको पॉलीगन लॉ की ज़रूरत पड़ी। वरना ऐसे थोड़ी है 2 ही वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम जिंदगी भर लॉ ही बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 2 लॉज बनाए, बात खत्म हो गई। तीसरा लॉ बनाया गया क्योंकि कभी कभी किसी बॉडी पे 2 वेक्टर्स के बजाय 3 4 50 भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉलीगन लॉ पढ़ते हैं। बेटा पॉलीगन लॉ से पहले आपके तीनों के तीनों लॉज की डेफिनेशंस मैं आपकी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। नोट्स में प्रिपेयर कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी नोट्स हैं, तो 2-4 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर मैं डेफिनेशंस लगा रहा हूँ। उसी वीडियो में जो डेफिनेशंस आ रही है पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि लॉज लिखने के लिए आते हैं बहुत ज़्यादा। एग्जाम में सीबीएसई में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं लॉज, तो आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि लिखने में क्या लिखना है। अब पॉलीगन लॉ को समझते हैं। वैसे लॉज लिखने के लिए आते हैं पर ज़्यादा समझने पे ध्यान देना, क्योंकि बुक्स में सब जगह नोट्स में सब चीज़ों में अवेलेबल हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील करना फिजिक्स को। अभी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। अभी क्योंकि आप नए 11th में आए हो, मेरे लिए तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं 0 से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल 0 से हीरो तक, या 0 से बिल्कुल लास्ट लेवल तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं बेटा, एक वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए, और एक और वेक्टर है जो कि दूसरा वेक्टर है और उसे इसके हेड से जोड़ो, वेक्टर बी। अब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जोड़ दिया। अब एक और आपके पास वेक्टर आ गया, वेक्टर सी, तो उसे इसके हेड से जोड़ो। पॉलीगन कहता है। पॉलीगन लॉ क्या कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर नहीं है ना आपके पास? मैंने कहा नहीं। आपके पास 3 है ना, 4 है ना, 5 है ना? मैंने कहा हाँ। वो कह रहा है ठीक है, हर वेक्टर को एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक लगाते चले जाओ। मतलब अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो ए के हेड के आगे बी को जोड़ो टेल से, बी के हेड के आगे सी को जोड़ो टेल से, सीधे सीधे लगा दो। मान लो मेरे पास 5 थे, मान लो यहाँ पे मैंने 5 थे तो मेरे पास यहाँ पे डी भी था, मान लो यहाँ पे ई भी था, 5 हो गए। एक वेक्टर था, 2 3 4 5 वेक्टर थे, मैंने 5 लगा दिए सीधे सीधे लाइन में। अब वो कहता है कि आप इन सारे के सारे वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड समझिए। पॉलीगन मतलब जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स होते हैं, पॉलीगन की साइड समझिए। लेकिन ये ओपन है अभी पॉलीगन कंप्लीट तब होगा जब मैं यहाँ से इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दूँ। तो वो यही कहता है पॉलीगन लॉ कि देखो सर, ये ऐसे समझो जैसे ये पॉलीगन की साइड्स हैं और जो आपकी क्लोजिंग साइड है उसको आप रिजल्टेंट समझो, इन सब का ऐड समझो। और जो एरो लगाना है रिजल्टेंट पे, इस वाले पे जो एरो लगाना है वो ऐसे लगाना है कि जिस डायरेक्शन में पॉलीगन चल रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट का एरो लगाओ। सर अगर मैं ऐसे चल रहा था तो अगर ऐसे चलता तो ये तो सेम साइड हो जाती। रूल क्या कह रहा है? ऑपोजिट में लगाओ एरो, तो ऑपोजिट में लगा दिया मैंने एरो। तो बेटा ये चीज़ दिख रही है ना, यही रिजल्टेंट है, ये कहो यही टोटल वैल्यू है किनकी? यही टोटल वैल्यू है किनकी? सर ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, ये है। इसको मैं आर वेक्टर भी बोलूँगा, इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलूँगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ?
एक सच्चाई आपको बताता हूँ, सच्चाई पढ़ इसे ले रहे हैं, पॉलीगन लॉ भी पढ़ ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि अगले 2 साल तक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने तक आपके पॉलीगन लॉ काम ही नहीं आने। क्या सर फिर पढ़ा क्यों फालतू में? बेटा डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन लॉ, राइट इट, ड्रॉ इट, तब तो एग्जाम में आया डायरेक्ट क्वेश्चन, तब तो आया। लेकिन आपको मैंने कहा था वेक्टर्स जो है ना आपके, आज से आपकी समझ लो शादी हो गई वेक्टर से, अभी आपकी पत्नी बन गए, अब जिंदगी भर आपकी जीवन से जब तक साइंस चलेगी, जब तक फिजिक्स चलेगी, जब तक आपकी बीवी छोड़ेगी नहीं आपको और इसके बच्चे पैदा होते रहेंगे नए 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 नए, मतलब और नए नए आपकी चीज़ें आती रहेंगी। बीवी छोड़ेगी नहीं लेकिन प्यार बहुत करेगी। आप इससे प्यार करने लगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बना देगी। पता नहीं कहाँ बीवी के चक्कर में पड़ गया मैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इतना समझना बचे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक वेक्टर्स का, पर ये आपके यूज़ नहीं होगा। ये वाला बीवी का ये वाला हिस्सा किसी काम का नहीं है मजाक था। खैर पॉलीगन लॉ बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनका अलग ही तरीका है, उसको हम सीखेंगे धीरे धीरे। बस आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है एज अ थ्योरी। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गाइस अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी बहुत छोटी सी वीडियो हुई है, तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक था वो भी हम अभी पढ़ते हैं, एनालिटिकल मेथड भी हम डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल मेथड क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें मतलब समझाता हूँ। याद रखना एनालिटिकल मेथड ही ज़्यादा काम आएगा, एनालिटिकल मेथड ही यूज़ करना है आपको। बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो बेटा एक यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर, एक यहाँ पे इस तरीके से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो आपको ये पता चल गया कि जो बॉडी चलेगी वो इसके बीच में कहीं पे चलेगी। हाँ सर पता लग गया। कैसे सर? पैरेललोग्राम लॉ बनाओ। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है सर? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि पैरेललोग्राम को पूरा करो, इसके बीच में इसकी डायगोनल जोड़ दो, इसके बीच में इसकी डायगोनल जोड़ दो, इसी डायरेक्शन में, ये जो ये डायरेक्शन है ना, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, यानी कि ये 10 और 15 मिलके इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। वेरी गुड। पर इंपॉर्टेंट बात, सर ये 10 है ये 5 है, क्या ये 15 हो रहे होंगे मिलके? ना 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 ना, सुनो 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 सुनो, क्या ये 10 है और ये 5 है, दोनों मिलके जब इधर जा रहे हैं तो वो फोर्स कितनी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए? वो 15 न्यूटन से जा रहे हैं, वो 5 न्यूटन से जा रहे हैं, कि वो 2 न्यूटन से जा रहे हैं? कितनी वैल्यू से जा रहे हैं? बेटा ये नहीं बता सकते आप, ये नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते? ये सिर्फ आप तब बता पाओगे, ये सिर्फ आप तब बता पाओगे जब आपको 5 और 10 को ऐड करना आता हो। ऐड करना आना चाहिए। अब 5 और 10 को ऐड करना तो सर मुझे आता 15 होता। ना 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 भाई, ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए। सर वेक्टर्स को ऐड तो पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं। हाँ करते हैं, पर वो तो ग्राफ में करते हैं ना, वैल्यू कैसे निकालेंगे अब सीखेंगे। आपके एग्जाम में प्रूफ आता है, ग्राफिकल मेथड तो हमने पढ़ लिया है, अब जो हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड है। मैं लिख देता हूँ एनालिटिकल मेथड। तो बेटा अब जो हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम वैल्यू निकालते हैं, हम इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे। समझ गए? चलिए निकालते हैं, देखते हैं। सर देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो शुरुआत तो पैरेललोग्राम लॉ से या फिर ट्राइंगल लॉ से करनी पड़ेगी। चाहे ट्राइंगल लॉ ले लो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ले लो, कोई भी एक लॉ का यूज करके आपको इसका प्रूफ करना है, वैल्यू का प्रूफ करना है। फिजिक्स के अंदर प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके इस टॉपिक का पहला प्रूफ है वेक्टर्स का। चलिए ट्राई करते हैं। पहले आप पैरेललोग्राम लॉ बनाएं। पैरेललोग्राम लॉ मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि ये ए वेक्टर है और मान लीजिए मैंने इसे कहा कि सर ये बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि सर जिस डायरेक्शन में ये है इसके ही पैरेलल आप एक और लाइन बनाइए। अब ये गिवन रहेगा कि ये दोनों वेक्टर्स कितने एंगल पे हैं। मान लो वो एंगल थीटा है, ये गिवन रहेगा आपको। वो बताएगा आपको ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5 या 10, वो आपको बी की वैल्यू बताएगा 5 या 10, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये भी बताएगा। एंगल भी पता होना ज़रूरी है, बिना एंगल के टोटल रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। चलिए और आगे बढ़े। सर ये था, इस लाइन के पैरेलल ये बनाया, इस लाइन के पैरेलल ये बनाया, ऐसे करके इसे जोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसे नाम दे देता हूँ बेटा, मान लीजिए ये ए है, शॉर्ट लेटर्स में आएगा, स्मॉल लेटर्स में देता हूँ क्योंकि कभी कंफ्यूजन हो जाए। ए
इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी और इसको देते हैं डी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना आगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, कुछ कंस्ट्रक्शन क्या होती है, याद करो जब आप 9th क्लास में थे ना तो आपको इंस्ट्रक्शन करने सीखे थे, कुछ एक्स्ट्रा बनाते थे। क्या कंस्ट्रक्शन है, ये जो ए वेक्टर है इसे डॉट डॉट फॉर्म में आगे बढ़ा लो। ऐसे ज्योमेट्री में सीखा है ना हमने 9th 10th में कि सर कोई भी लाइन है इसे डॉटेड 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 में मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर डाल दो, सी पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये सी पॉइंट, इससे परपेंडिकुलर डाल लो और ये जो जहां पे ये मिल रहे हैं इसे ई पॉइंट मार्क कर लो। देखो मैंने किया क्या सर, मैंने बस इतना किया है कि ए बी सी डी तो पहले ही दे रखा था, सब कुछ स्मॉल में ले लेते हैं, इसको भी स्मॉल में ले लेते हैं, ये ई है। चलिए सर ए बी सी डी तो पहले ही दे रखा था, मैंने ई को एक्सटेंड करके बनाया है, यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, वहाँ से इसको एक्सटेंड किया और ये 90 डिग्री पे है बिल्कुल, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपको करना है ना। हमें क्या क्या किया है, हमने ए और डी को, ये ए और ये डी को एक्सटेंड किया है, ठीक है। लिख देते हैं जल्दी जल्दी, सर एक्सटेंड ए और क्या लिखा है ए डी, एक्सटेंड ए डी। दूसरा काम क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है, कहाँ से, सी से। बेटा ये शॉर्टकट होता है परपेंडिकुलर लिखने का, ऐसा परपेंडिकुलर डाला है कहाँ से, सी से। कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा जल्दी से, सर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जितना बड़ा वेक्टर बी है क्या उतना ही बड़ा ये है, हाँ पैरेललोग्राम में जितना ये है उतना ही ये होता है। तो बेटा ये वेक्टर बी को क्या पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ ला सकता हूँ, याद करो, याद करो, क्या वेक्टर बी की लेंथ चेंज हुई, नहीं। क्या वेक्टर बी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्या वो चेंज हुई, नहीं। तो क्या ये भी वेक्टर बी ही है, ये भी वेक्टर बी ही है। यहाँ छोटा सा एरो लगाना चाहूँ तो लगा दो, पता नहीं आया समझ आ गया होगा। आगे देखें, सर यहाँ पे एंगल देखो, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो क्या यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। आप कहोगे सर कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी ना आया मुझे कोई बड़ी बात नहीं। देखो सर, देखो यहाँ पे दो लाइन है और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी तरह लाइन डाल दी, तो क्या याद है इस ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा पढ़ा है आपने, अरे याद आ गया, आ गया याद आ गया, ठीक है। चलिए तो ये एंगल थीटा है तो इधर एंगल थीटा है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, ठीक है। अब सर ऐसे एंगल्स बहुत सारे थीटा सेम हमने पढ़े थे 9th क्लास में, कोई वर्टिकली ऑपोजिट होता था, कोई अल्टरनेट एंगल्स होता था। तो भाई नाम सारे ना भी याद हों चलेगा, हालांकि याद होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर याद नहीं है, सर अल्टरनेट किसे कहते थे, वर्टिकली ऑपोजिट किसे कहते थे, नाम नहीं याद है चलेगा, फील लगनी चाहिए, फील होनी चाहिए कि सर अगर ये ऐसे बना हुआ है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। हाँ, नाम नहीं भी हूँ याद तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना यहाँ पे तो याद हो जाएंगे, पर फील ज़रूर लेनी है आपको। चलिए मैंने आपको बता दिया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आगे देखें, सर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो क्या सर ये 90 माइनस थीटा बचेगा, हाँ ये थीटा है, ये 90 है, टोटल 180 होता है, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालना। तो याद करो मेरा लॉ क्या कहता था, सर ए ये रहा, बी ये रहा, इसका डायगोनल देखो, क्या इसका डायगोनल ये, हाँ इसका डायगोनल ये है। क्या मैं इसे ही आर कहता हूँ, हाँ। क्या मैं इसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कहता हूँ, हाँ। अगर आप इसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह रहे हो तो अब आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, अब आपको इसी आर की वैल्यू निकालनी है इसी की, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी निकालते हैं। चलिए देखिए सर, देखिए ये ट्रायंगल देखिए सी डी ई, सी डी को देखिए इन ट्रायंगल सी डी ई स्मॉल ई है ना। क्या मैं सी डी ई में ऐसे देखूं, सर सी डी की वैल्यू तो दे रखी है बी, सी डी की वैल्यू तो बी है, ये थीटा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सर साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से सोचो, क्या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर थीटा ये है, इसके लिए क्या परपेंडिकुलर ये है सी, हाँ सर सी ई जो है इसके लिए परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज ये है सी डी, हाँ बेटा सी डी की वैल्यू तो गिवन है बी, सी डी की वैल्यू तो गिवन है बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। बता आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत तो नहीं है। सर बी वेक्टर है ना, आपने वो कैसे छोड़ दिया, चलिए वो भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा सुनना बेटा, हमें बी वेक्टर को समझना है। एक्चुअली में क्योंकि मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो वैल्यू निकालते हुए हम बी वेक्टर को नहीं लेंगे, हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो सुनो, एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ज़रा देखो जल्दी से यहाँ पे, ऐसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ छोटू सा नोट करके अलग से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास कोई फोर्स है और फोर्स वेक्टर है, मान लीजिए आपके पास कोई फोर्स है और फोर्स वेक्टर है, तो आप जानते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जानते हो ना। अगर फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आप इसे तोड़ के लिखो। आप इसके अंदर से फोर्स निकाल के अलग कर दो और इसके अंदर से इसकी डायरेक्शन निकाल के अलग कर दो। हमने कहा ठीक है कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सर अगर इस फोर्स में से इसकी सिर्फ वैल्यू बताना हो, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड बताना हो, यानी कि इसकी 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन सिर्फ ये बताना हो, डायरेक्शन ना बताना हो, तो ऐसे लिखा जाएगा सर एफ वेक्टर और उसके ऊपर मॉडुलस। इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एफ लाया और ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींच दी। फीलिंग समझेंगे, इसका फीलिंग क्या है सर, इसकी फीलिंग ये है कि ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा आगे देखें, क्या एफ वेक्टर के बाद मैं इसे एफ, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ध्यान दो, ये वेक्टर है जिसके अंदर दो चीज़ें, एक तो वैल्यू और एक, बोलो, एक तो वेक्टर और एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो सर मैग्नीट्यूड ये लिख दिया, डायरेक्शन निकालने के लिए छोटू सा यहाँ ऐसे कैप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो छोटू सा कैप है ना, इसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। सर यूनिट वेक्टर कहीं सुना है मैंने, कहाँ सुना है मैंने? सर यूनिट वेक्टर मैंने कल वाली क्लास में सुना था, आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था। लास्ट वाला जो टॉपिक था वो यूनिट वेक्टर था, पर आपने कहा था हम ये आगे पढ़ेंगे। हाँ तो हम आगे पढ़ेंगे ना, हम आगे ही पढ़ेंगे। तो पर ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसे समझाने के लिए ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। देखो अब यूजिंग दिखने लगेगी इसकी। कल मैं आपको बता देता यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे होता है, तो आपको उसका यूज़ समझ में ना आता, फील ही नहीं कर पाते आप। अब फील करोगे, देखो जल्दी से। सर देखो एक वेक्टर है, उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसकी वैल्यू 5 10 15 कितना है वो, और एक उसकी डायरेक्शन। तो अगर मैं चाहूँ तो एक वेक्टर को तोड़ सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड अलग और उसकी डायरेक्शन अलग, और दोनों को मिला दो तो एक वेक्टर। समझ में आया? तो ध्यान देना, वेक्टर अलग बात, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग बात, वेक्टर की डायरेक्शन अलग बात। एक वेक्टर को तोड़ के उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में अलग अलग किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ किया। अब और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सर यहाँ पे जो मैं यहाँ पे से यहाँ तक की ये दूरी ले रहा हूँ, ये वाली CD वाली, मैंने कहा ना साइन थीटा। अच्छा यहाँ लिख भी देते हैं बेटा, देखो साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो सर परपेंडिकुलर तो हो जाएगा CE, इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं, ठीक है। सर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये CD, पर CD की लंबाई डायरेक्शन नहीं, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल स्केलर क्वांटिटी, तो यानी कि इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कौन सी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। मुझे CE निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता ना CE की, मुझे ये निकालना है। तो क्या मैं B को इधर ले जाऊँ, तो क्या बेटा हो जाएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सर B इधर गया तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू C। हाँ हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है। इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, समझ में आया? आगे देखें बेटा, इसी तरह कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा सोचो। क्या कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? हाँ। क्या बेस बेटा ये है D या ED, कुछ भी बोल दो आपको, हाँ, अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या फिर से B, क्या B का मैग्नीट्यूड? हाँ सर सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? तो बेटा अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, तो जाएगा सर B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू D। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत मुश्किल था ही नहीं। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। सर अब क्या करें? अब नेक्स्ट स्टेप, हमने ये निकाल ली वैल्यू, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें तो R की वैल्यू निकालनी है ना। कोई बात नहीं, R की वैल्यू आ चुकी है, देखो जल्दी से। सर इन ट्राइंगल
ए सी ई, देखो बेटा बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, जूम जूम जूम, ये वाला, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ACE को, तो बेटा क्या इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर है। सर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। चलो तो इसके अंदर फिर से पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ इसके अंदर? हाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। बाय पाइथागोरस क्या AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या AE का स्क्वायर प्लस क्या CE का स्क्वायर। हाँ सर, वैल्यू देखो सर, AC का स्क्वायर, A और C, AC का स्क्वायर ही तो R है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसे लिख दूं R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओ सर मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, R पूरा क्यों नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? बेटा अभी हम जब इन चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू देखो CE की, C की वैल्यू मैग्नीट्यूड में है ना, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ही आएगा। पाइथागोरस लगा रहे हो, ध्यान समझो, पाइथागोरस लगा रहे हो तो पाइथागोरस से इसकी लंबाई तो निकलेगी हाइपोटेन्यूस की, हाइपोटेन्यूस की डायरेक्शन थोड़ी निकल जाएगी। सोचो, पाइथागोरस जब आज तक लगाया है तो लंबाई निकालने के लिए तो लगाया है, डायरेक्शन निकालने के लिए थोड़ी लगाया है। सही बात सर, चलो फिर आगे बढ़ो। सर देखो सर, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू AE, A रहा, E रहा। अब AE को ध्यान से देखो, क्या मैं AE को ऐसे लिख सकता हूँ सर AD प्लस DE। देखो सर ये पूरा लेना था, इस पूरे का स्क्वायर करना था, क्या मैं इसे ये प्लस ये लिख सकता हूँ? आप कहोगे लिख सकते हो। सर AD, क्या AD की वैल्यू A वेक्टर है? हाँ, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मिटाता हूँ, एक्स्ट्रा नोट था ना, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पीछे जाओ, पॉज करो, नोट कर लो। देखो सर AD की वैल्यू तो A है, तो सर AE को ध्यान से समझो, AE को मैं ऐसे लिख रहा हूँ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस DE, D की वैल्यू यहाँ से उठाओ 2 से, DE की वैल्यू प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। और सर इस पूरे का स्क्वायर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से, सर AE है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे AD में तोड़ दिया, AD में और DE में। AD की वैल्यू तो A है ही, और DE की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी B cos थीटा का, B cos थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर करना था, पूरे का स्क्वायर लगा दिया। आगे C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे निकाली हुई है, B sin थीटा, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा का होल स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? आया कि नहीं आया समझ? आ गया होगा समझ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बेटा क्या मैं आप मिटा दूं, आगे सॉल्व करना बस, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और तो दोनों को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को आपको आगे समझाने के लिए जगह स्पेस चाहिए ना, ठीक है। तो आप जल्दी से उतार ले, पॉज कर ले, उतार ले। चलिए तो देखें सर, R का स्क्वायर इज इक्वल टू A वेक्टर, A का मैग्नीट्यूड प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। तो बेटा ये तो इसे ऐसे समझो, याद है अलजेब्रा पढ़ी थी हमने, इसे A मान लो, इस पूरे को B मान लो, और ये समझो A प्लस B का होल स्क्वायर। ये तो वही वाला फॉर्मूला है ना जो हमारे मोदी जी सबके सामने बोल रहे थे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, वही वाला तो फॉर्मूला है। इसे A मान लो, इसे B मान लो और इस पूरे का स्क्वायर कर दो। तो बेटा पूरे का स्क्वायर करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले का A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड और cos थीटा का स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ ना बेटा, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। सही है ना? आगे देखें, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, 2A और B, तो 2 प्लस 2A यानी कि A वेक्टर, B यानी कि B वेक्टर और cos थीटा साथ में B के। बताया कि नहीं आया समझ? अगर ये समझ में आ गया तो सर इसे खोल दिया मैंने, प्लस में ये भी तो है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ बेटा, प्लस में ये भी तो है सर, B वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ आया या नहीं आया समझ?
आ गया होगा, बहुत इजी है सर, इसमें टफ क्या है। देखिए सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, सब ऐड हो रहा है, तो क्या मैं बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे ले सकते हो, तो सुनना मैंने क्या किया सर, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा ऐसे के ऐसे ही, इन दोनों को साथ साथ लिखा, कोई भी आगे कोई भी पीछे लिख सकता हूँ ना, 2 + 3 + 2 करो या 2 + 2 + 3 करो, बात तो एक ही है। तो देखो मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा, जब मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी रहा समझ में? नहीं ना, इशारा आ रहा है, कैसी बात कर रहे हैं यार, कमाल करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा और कुछ बचा क्या सर? और ये भी तो बचा हुआ है, तो और भी बचा हुआ है, प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको ऐसे लगाते हैं, बता कोई दिक्कत? अच्छा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, याद करो। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? हाँ, अगर भूल गए हो तो भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। आगे देखिए सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस, ये तो 1 हो चुका ना, हाँ, प्लस ये बचा सर 2ab कॉस थीटा। आया कि नहीं आया? अच्छा मुझे आर स्क्वायर निकालना है कि सिर्फ आर निकालना है? मुझे तो सिर्फ आर निकालना है, तो क्या मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो क्या अंडर रूट आ जाएगा? तो बेटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताओ आया कि नहीं आया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके प्रूफ के लिए इसलिए आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। 11th क्लास में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पहले सेमेस्टर में प्रूफ आएगा जो आपके एग्जाम्स होंगे, और फाइनल में भी इसका प्रूफ आएगा। अच्छा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, आपको 100% मेमोराइज करना है, 100%। अगर किसी से मेमोराइज नहीं हो रहा है तो मेरे साथ बोलो सर, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद करो सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आप फील करके देखना सर, ये आपको याद आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो ये तो वही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ कॉस थीटा ही तो एक्स्ट्रा है, सिर्फ कॉस थीटा ही तो एक्स्ट्रा है बेटा। 100% इतना अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि अगर तुम रात के 1 बजे सो रहे हो ना और कोई कहे सुन 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 रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता, एकदम उठ के सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है बेटा ध्यान से समझो, आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपका टिप्स भी होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि कब ज़रूरत है इसकी, ये नहीं कि फॉर्मूला याद है अप्लाई कब करना है पता नहीं, मैं बताऊंगा कब, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। ध्यान देना, इसकी ये जो ए स्क्वायर है ये ए की मैग्नीट्यूड है, बी स्क्वायर है बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बैक पे जाइए, रिपीट करिए, अच्छी तरह समझिए। कोई फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया, कोई टर्म जो मैंने यूज़ करी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट में लिख दीजिए। विद इन 48 आवर्स मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, पर मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिलहाल अगर आपको पसंद आया, अगर आपको समझ में आया है तो बेटा और अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनकी भी हेल्प करिए, हमारी भी हेल्प करिए। लेट अस ग्रो टुगेदर। तब तक के लिए जय हिंद,